एनुअल ग्लोबल फायर पावर रिव्यू के अकॉर्डिंग वियतनाम की मिलिट्री पावर वर्ल्ड में 22वें नंबर पर है, तो वहीं अमेरिका इस लिस्ट में टॉप में बैठा है। जहां एक तरफ वियतनाम मिलिट्री पावर्स पर महज 1.8 अरब डॉलर खर्च करता है, वहीं अमेरिका अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 800 अरब डॉलर यानी 66 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक देता है। यानी दोनों देशों की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क है। बावजूद इसके वियतनाम ने युद्ध में अमेरिका को बुरी तरह से हरा दिया था। इनफैक्ट वियतनाम के सामने अमेरिकी सैनिक दुम दबाकर भागते हुए नजर आए। तब भी ये वही अमेरिका था जो आज सुपर पावर का टैग लेकर फिरता है, और वियतनाम ने वर्ल्ड की इस सुपर पावर को ऐसा घसीट घसीट के मारा कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। और सिर्फ वियतनाम ही क्यों, अफगानिस्तान, कोरिया और इराक ने भी अमेरिका के कपड़े फाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये पॉसिबल हुआ कैसे? क्या अमेरिका सिर्फ नाम का सुपर पावर है, और क्या सच में इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ अंदर से इतनी खोखली है कि कोई भी बैंड बजाकर चला जाता है? अमेरिका की इस शर्मनाक हार की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। तो ये 19वीं सेंचुरी से वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने वियतनाम पर अटैक कर दिया। ऐसे में वियतनाम को एक साथ दो मोर्चे पर लड़ना था। एक तरफ उसे जापान की फौज से टक्कर लेनी थी, तो दूसरी तरफ उसे फ्रांस के कॉलोनियल रूल को अपने देश से उखाड़ फेंकना था। दोनों काम को एक साथ अंजाम देने के लिए वियतनाम के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता हो चो मिन्ह ने एक लीग की स्थापना की, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले जापान ने फ्रांस को वियतनाम से उखाड़ फेंका और खुद वहां का राजा बन गया। लेकिन उसकी ये सत्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद उसे अपना तामझाम उठाकर भागना पड़ा। यानी अब वियतनाम पर किसी का कंट्रोल नहीं था। हो ची मिन्ह वियतनाम को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, लेकिन हो ची मिन्ह चाइनीज और सोवियत कम्युनिज्म से काफी प्रभावित थे। इसलिए युद्ध में जीतने वाली शक्तियों ने वियतनाम को फ्रांस के हवाले कर दिया, जिसके सम्राट बने बाओ डाई। लेकिन हो ची मिन्ह और उनके क्रांतिकारी साथियों को यह मंजूर नहीं था, तो उन्होंने फ्रांस का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके लिए हो ची ने अमेरिका से भी हेल्प मांगी, लेकिन अमेरिका ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमेरिका को लगता था साहब कि हो ची मिन्ह के जीतने के बाद साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म का प्रसार होने लगेगा। लेकिन जब इस लड़ाई में फ्रांस हो ची मिन्ह के सामने कमजोर पड़ने लगा, तो अमेरिका बौखला गया और उसने फ्रांस की हेल्प के लिए हथियार भेजने शुरू कर दिए। लेकिन अब फ्रांस इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो वियतनाम पर हुकूमत कर सके। ऐसे में वियतनाम दो हिस्सों में बट गया। नॉर्दर्न पार्ट हो को मिला और साउदर्न वियतनाम बाओ को मिला। लेकिन हो ची मिन्ह साउथ वियतनाम को भी अपने देश में मिलाना चाहते थे, इसलिए वो युद्ध का आगाज कर देते हैं। उनके साथ सोवियत संघ और चीन जैसे देश थे, जो नॉर्थ वियतनाम के लड़ाकों को तमाम मिलिट्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे थे। तो वहीं साउथ वियतनाम को कम्युनिस्ट खेमे में जाने से रोकने के लिए अमेरिका और उसके साथ कई देश अपना पूरा जोर लगा रहे थे। शुरुआत में साउथ वियतनाम की हेल्प के लिए अमेरिका ने मिलिट्री रिसोर्सेज भेजने शुरू किए, लेकिन जब बात ज्यादा बढ़ गई तो अमेरिका को मजबूरन अपनी फौज भी मैदान में उतारनी पड़ी। इसके बाद साउथ की सेना नॉर्थ पर हावी हो गई। उसने मिन्ह के सपोर्टर्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ बुरी तरह टॉर्चर किए जाने लगा, जिसने एक बड़े युद्ध को जन्म दिया। करीब 6 साल बाद 6 दिसंबर 1960 में फ्रांस के दमनकारी शासन का विरोध करने के लिए विरोधियों ने नेशन लिबरेशन फ्रंट यानी कि NLF का गठन किया। इसमें कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट दोनों शामिल थे। वॉशिंगटन को लगता था कि NLF नॉर्थ वियतनाम की कठपुतली है, लेकिन NLF ने खुद को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद वॉशिंगटन ने साउथ वियतनाम का सर्वे कराया और रिपोर्ट पेश की, जिसमें अमेरिका को सलाह दी गई थी कि इस खतरे से निपटने के लिए उसे साउथ को मिलिट्री से लेकर इकोनॉमिक और टेक्निकल तक हर सेक्टर में हेल्प करनी होगी। वैसे तो 1954 में ही अमेरिकी सैनिक वियतनाम में पहुंच गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी तादाद 800 से कम ही थी। 1962 तक ये संख्या 9000 हो गई। इसके बाद साल 1963 में युद्ध में नया मोड़ आया और साउथ के जनरल्स ने अपने ही लीडर के अगेंस्ट बगावत शुरू कर दी। बाओ की सरकार गिरा दी गई, उसकी और उसके भाई की हत्या कर दी गई। उधर उससे 3 हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की हत्या भी कर दी गई थी, जिसके बाद वहां की कमान लिंडन B जॉनसन को मिली, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये युद्ध जीतना ही था। लेकिन साउथ वियतनाम में सर्कमस्टांसेस लगातार बदल रहे थे। बाजी उनके हाथ से फिसलती देख जॉनसन ने बड़ी संख्या में सैनिकों को युद्ध में झोंकना शुरू कर दिया। युद्ध चल ही रहा था कि नॉर्थ वियतनाम ने अमेरिका के 2 जहाजों पर अटैक कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भी बदला लेने के लिए नॉर्थ वियतनाम में बमबारी का आदेश दे दिया और ऑर्डर मिलते ही अमेरिकी जहाजों ने वियतनाम में बमबारी शुरू कर दी।
और इस ऑपरेशन को थंडर नाम दिया गया। अब जब इससे भी अमेरिका की दाल नहीं गली तो मार्च 1965 में जॉनसन ने वियतनाम के युद्ध में और सैनिकों को भेजने का फैसला लिया, जिससे वियतनाम में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाकर करीब 4.5 लाख हो गई। अब वियतनाम पर बमबारी तेज कर दी गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में जितने बम गिराए गए थे उससे 4 गुना ज्यादा वियतनाम में गिराए गए। हर 8 मिनट में एक बम गिराया जा रहा था। उधर चीन और सोवियत संघ ने भी नॉर्थ वियतनाम को हेल्प भेजनी शुरू कर दी। वहीं वियतनाम के लोग भी अपनी सरकार के साथ खड़े हो गए। सेना के साथ मिलकर वहां के नागरिक भी अमेरिकी सैनिकों को चुन चुन कर मारने लगे। उन्होंने इसके लिए गुरिल्ला टेक्निक का यूज किया, जिसके सामने अमेरिकी सेना कमजोर पड़ गई। ऐसे में साल 1968 तक अमेरिकी सैनिकों का हौसला जवाब देने लगा। वो जीत के उम्मीद छोड़ चुके थे, बस वो किसी तरह अपनी जान बचाने में जुट गए। अमेरिका ने उत्तर वियतनाम के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन 1972 तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ हर जगह अमेरिका की थू-थू होने लगी कि एक छोटे से देश के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी सेना मैदान में उतार दी। बावजूद इसके वो कुछ नहीं कर पा रहा था। नॉर्थ वियतनाम उसके हर अटैक का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। अमेरिका के पास भले ही रिसोर्सेज ज्यादा थे, लेकिन जमीनी लेवल वियतनाम ने उनके सैनिकों का हौसला तोड़ दिया था। इस जंग में अमेरिका ने हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, जंगलों में आग तक लगाई। उसने अपने 200 खतरनाक B-52 बॉम्बर जेट काम पर लगा दिए, जिन्होंने महज 12 दिनों के भीतर वियतनाम पर 2000 टन बम गिराए। वहीं जमीन पर भी करीब 5 लाख अमेरिकी सैनिक वियतनाम के साथ लड़ रहे थे। अमेरिका ने इस युद्ध को जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहा दिया। इतने बड़े लेवल पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाए गए, बावजूद इसके अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम के लड़ाकों के सामने घुटने टेक दिए। युद्ध में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे गए, जिससे अमेरिका पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव पड़ा। दरअसल लगातार अमेरिकी सैनिक मर रहे थे, लेकिन अमेरिकी सरकार अपनी आवाम को बता रही थी कि वो ये जंग जीत रहे हैं। तभी डेनियल एलिसबर्ग ने अमेरिका के इस झूठ का पर्दाफाश किया। दरअसल 1967 में अमेरिका ने इस जंग का आकलन करने के लिए एक स्टडी कमीशन बनाया, जिसमें एक एनालिस्ट के तौर पर एलिसबर्ग भी शामिल थे। वो इससे पहले एक मरीन के तौर पर इस जंग में शामिल हो चुके थे। इस कमीशन ने वियतनाम जाकर युद्ध की एक्चुअल सूरत का जायजा लिया। कमीशन की रिपोर्ट तो पब्लिक नहीं हुई, लेकिन एलिसबर्ग ने पेंटागन की इस स्टडी का 7000 पन्नों का दस्तावेज मशहूर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक कर दिया। इस दस्तावेज में अमेरिका के हर उस झूठ का पर्दाफाश किया गया था जो अब तक अमेरिकी जनता से कहा जा रहा था। इन दस्तावेजों में साफ साफ संकेत थे कि अमेरिका ये जंग हार रहा है। अमेरिकी फौजों को वियतनाम में होने वाले नुकसान के अलावा इन दस्तावेजों में अमेरिका की क्रूरता के किस्से भी दर्ज थे। यही नहीं, इन दस्तावेजों में यह भी बताया गया कि कैसे इस जंग को लेकर डुइट आइजनहावर, जॉन एफ कैनेडी, लिंडन जॉनसन एंड रिचर्ड निक्सन जैसे 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अपनी जनता के सामने झूठ को सच बनाकर पेश किया। उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर ने तो एलिसबर्ग को अमेरिका का सबसे खतरनाक इंसान करार दे दिया। इस खुलासे के बाद 2 हफ्ते तक अंडरग्राउंड रहने के बाद एलिसबर्ग ने बोस्टन में सरेंडर कर दिया। उनके ऊपर जासूसी और षड्यंत्र रचने जैसी कई ऐसे मुकदमे दर्ज हुए जिनकी सजा 115 साल की जेल तक हो सकती थी, लेकिन ज्यूरी के सामने जाने से पहले ही साल 1973 में अदालत में इन मुकदमों को खारिज कर दिया गया। यही नहीं, अमेरिकी सरकार ने इन खुलासों को पब्लिश करने के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर मुकदमा भी कर दिया। हालांकि ये केस अखबार जीत गया था। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम की जंग में अमेरिका ने कुल 686 अरब डॉलर खर्च किए, जो आज की तारीख में 950 अरब डॉलर्स के बराबर हैं। इस जंग में अमेरिका के करीब 58,000 सैनिक मारे गए। कहा जाता है कभी कभी वियतनाम के जंगलों में अमेरिकी बम मिल जाते हैं। एलिसबर्ग के खुलासे और अखबार पर चले मुकदमे ने अमेरिका में प्रेस को खुलकर बोलने की फ्रीडम भी दी। बाद के सालों में एलिसबर्ग इराक में अमेरिका के युद्ध के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में भी शामिल हुए और वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापस बुलाने की मांग करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और जनवरी 1973 में अमेरिकी और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई और इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया। लेकिन नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच लड़ाई जारी रही। 30 अप्रैल 1975 को नॉर्थ की सेना ने साइगोन पर कब्जा कर लिया और उसका नाम हो ची मिन्ह शहर कर दिया। इसके बाद 1976 में वियतनाम का एकीकरण हुआ और उसका नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम कर दिया गया और अमेरिका को सब कुछ गवाकर खाली हाथ वियतनाम से जाना पड़ा।
जरा इस तस्वीर को देखिए। ये साउथ वियतनाम के शहर साइगोन में बनी अमेरिकी एम्बेसी की छत की है, जिसमें अमेरिकी हेलीकॉप्टर से जान बचाकर भाग रहे हैं। ये फोटो वियतनाम की जंग में अमेरिका की हार का सबसे बड़ा सिंबल बना है। ऐसी ही तस्वीर साल 2021 में काबुल में बनी अमेरिकी एम्बेसी से भी आई थी, जब 20 साल तक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने के बाद अमेरिकी फौज वापस चली गई और अफगानिस्तान फिर से तालिबान के हाथों में आ गया। यानी अमेरिका की हार के ये किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। साल 2021 में भी इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया और सुपर पावर अमेरिका की एक और शर्मनाक हार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वियतनाम, पश्चिम एशिया और फिर इस बार भी वही अमेरिका था और वही अमेरिकी सेना, लेकिन इस बार नक्शे पर अफगानिस्तान था और फैसला लेना था जो बाइडेन को। लेकिन अफगानिस्तान में मुट्ठी भर गुरिल्ला छापेमारों ने परमाणु बम और खतरनाक फाइटर जेट से लैस अमेरिकी सेना को घुटनों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। $2 ट्रिलियन खर्च और एक से बढ़कर एक हथियारों के यूज करने के बाद यहाँ भी अमेरिका की हाथ सिर्फ हार लगी। सुपर पावर कहे जाने वाला अमेरिका गुरिल्ला युद्ध के मैदान में बैकफुट पर नजर आता है। इसका एक एग्जाम्पल इराक भी है। खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट का इराक के कई हिस्सों पर कब्जा है, जो पश्चिम एशिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुके थे। हालांकि इन लड़ाकुओं की सेना अमेरिकी फौज के आगे किसी स्कूली परेड जितनी भी नहीं होगी। इसके बावजूद अमेरिकी सेना वहां संघर्ष कर रही है। इस्लामिक स्टेट के पास न अमेरिका जैसी तकनीक है, न सैन्य बल और न ही पैसा। इसके बावजूद पिछले वक्त में उन्होंने अमेरिका के 2 ड्रोन मार गिराए थे। हालांकि इराक में अमेरिकी सैनिक अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अमेरिकी सेना की स्टेट ज्यादा पावरफुल नहीं है। अमेरिकी हार को छुपाने के लिए कुछ लोग ओसामा बिन लादेन की हत्या का तर्क दे रहे हैं। इतिहास में सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी के अंत को भी अमेरिका की जीत के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन हर बार ये फैक्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है कि अफगानिस्तान, इराक जैसे कई देशों में आतंकवाद और अमेरिकी सेना एक साथ आगे बढ़े थे, बावजूद अमेरिका पीछे रह गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1945 के बाद अमेरिका कोरिया, वियतनाम, खाड़ी, इराक और अफगानिस्तान में बड़े युद्ध लड़ चुका है। इनमें से 4 लड़ाइयों में अमेरिका की हार हुई है और इन हारों ने हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर अमेरिका की एक अलग ही छाप छोड़ दी है, जो इसके सुपर पावर होने पर कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।